एक गांव में 4 भाई रहा करते थे। वह चारों भाई बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे। उन चारों भाइयों के बुद्धिमानी के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। उन चारों भाइयों में जो सबसे छोटा भाई था उसका नाम एक बुद्धि था, और जो उससे भी बड़ा था उसका नाम था 10 बुद्धि, और जो उससे भी बड़ा भाई था उसका नाम 100 बुद्धि था, और जो सबसे बड़ा भाई था उसका नाम 1000 बुद्धि था। एक दिन सबसे बड़ा भाई यानी कि 1000 बुद्धि कहने लगा, मेरे भाइयों, घर में पड़े रहने से गुजारा नहीं होगा। हम सभी को परदेश जाकर धन कमाना चाहिए। बुद्धिमान लोग घर में पड़े पड़े नहीं खाते हैं, वह अपनी बुद्धिमानी से धन कमाकर अपना जीवन यापन करते हैं, और हम लोग तो बड़े ही बुद्धिमान हैं। तब भी घर में बचा खुचा जो भी धन अनाज है वह बिना काम धंधे के ही बैठकर खत्म कर रहे हैं। हम लोगों को भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। तब 100 बुद्धि ने कहा, हाँ भैया, आप सही कह रहे हो। हमें अपने भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए और अपनी बुद्धिमत्ता से धन कमाना चाहिए। फिर अगले ही दिन चारों भाई अपने विचार के अनुसार धन कमाने के उद्देश्य से घर से निकल पड़े। चलते चलते जब चारों भाई थक गए तब वह एक स्थान पर आराम करने के लिए बैठ गए। वह आराम करने बैठे ही थे कि तभी एक बुद्धि की नजर जमीन पर पड़ी। वहां पर घोड़े के पैरों का निशान था। फिर एक बुद्धि कहने लगा, देखो भाइयों, यह जो पैरों के निशान हैं वह घोड़े के नहीं हैं, बल्कि यह पैरों के निशान किसी घोड़ी के हैं। तभी 10 बुद्धि बोल पड़ा, जिस घोड़ी के पैर के निशान हैं ना वह एक आंख से कानी है। फिर 100 बुद्धि ने कहा, हाँ भाई, लेकिन उस घोड़ी पर एक नहीं बल्कि 2 लोग सवार थे, जिनमें से एक पुरुष और दूसरी स्त्री थी। 100 बुद्धि की बात सुनकर 1000 बुद्धि ने कहा, वो तो सब ठीक है, लेकिन जो उस घोड़ी पर सवार है और उसमें से जो स्त्री है वह इस समय गर्भवती है। फिर सभी लोगों ने सोचा कि जो हम भाई मिलकर बातें कह रहे हैं वह बात कहाँ तक सही है। तो सच्चाई का पता लगाने के लिए वह चारों भाई कुछ दूर जाने लगे तो उन्हें वह घोड़ी दिखाई दी। वह चारों उस घोड़ी का पीछा करने लगे, यह जानने के लिए कि जो भी उन सभी ने कहा था उसमें कितनी बातों में कितनी सच्चाई है। वह चारों घोड़ी का पीछा करते हुए बहुत दूर चले आए। घोड़ी में जो पुरुष सवार था उसने सोचा, आखिर यह 4 लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं, कहीं यह कोई लुटेरे तो नहीं हैं। यही सोचकर उसने अपनी घोड़ी को और भी तेज दौड़ाना शुरू कर दिया। अब घोड़ी पर सवार 2 लोग और उसका पीछा करते हुए वह चारों भाई चलते चलते वह घोड़ी पर सवार व्यक्ति एक राज्य में पहुंच गया और उसके पीछे पीछे वह चारों भाई भी वहां पर पहुंच गए। घोड़ी पर सवार व्यक्ति को उस राज्य के राजा के सैनिक दिखाई दिए। वह तुरंत ही घोड़ी से उतरा और सारी बातों को सैनिकों से बताया। फिर एक सैनिक चारों से पूछने लगा, सच सच बताओ कि तुम इस घोड़ी पर सवार व्यक्ति का पीछा क्यों कर रहे थे? कहीं तुम लोग लुटेरे तो नहीं हो या फिर दुश्मन राज्य से तो नहीं आए हो? सिपाही के ऐसा पूछने पर बड़ा भाई 1000 बुद्धि ने कहा, नहीं सिपाही जी, हम लोग तो सीधे साधे लोग हैं। हम लोग अपनी बुद्धिमानी को परखने के लिए और सच्चाई जानने के लिए यहाँ तक इस घोड़ी का पीछा करते हुए आ गए हैं। हम लोग ना तो कोई चोर हैं और ना ही दुश्मन देश से आए हैं। हम लोग तो नौकरी की तलाश में घर से बाहर निकले हैं। अच्छा, तो तुम कौन सी बुद्धिमानी और कौन सी सच्चाई जानने के लिए
इस घोड़ी का तुम लोगों ने पीछा किया? सैनिक के ऐसा पूछने पर हजार बुद्धि ने सारी बातों को बताया और फिर कहने लगा, सैनिक जी, हम चारों लोग बेरोजगार हैं। अगर राजा के यहाँ हम चारों को नौकरी मिल जाती तो बहुत ही अच्छा होता। सैनिक समझ गया कि यह चारों कोई बुरे लोग नहीं हैं। फिर सैनिक चारों को राजा के पास लेकर गया और राजा से सारी बातों को बतला दिया। अच्छा, तो तुम लोगों को नौकरी की आवश्यकता है? जी महाराज, वो तो सब ठीक है। मैं तुम चारों को अपने यहाँ नौकरी पर रख सकता हूँ, लेकिन एक एक करके बताओ कि तुम चारों लोग उस घोड़ी वाले का पीछा क्यों कर रहे थे? राजा के पूछने पर हजार बुद्धि ने कहा, महाराज, पैदल चलते हुए हम लोग थक गए थे। आराम करने के लिए हम चारों भाई एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तब हम चारों ने अपनी बुद्धि से उस घोड़ी और घोड़ी पर सवार लोगों के बारे में अनुमान लगाया। मेरे छोटे भाई ने पैरों का निशान देखकर कहा कि वह कोई घोड़ा नहीं बल्कि वह घोड़ी के पैरों के निशान है। फिर मेरे दूसरे भाई 10 बुद्धि ने अपनी बुद्धिमत्ता को दिखाते हुए यह अनुमान लगाया कि वह घोड़ी बाईं आंख से अंधी है। फिर मेरे तीसरे भाई 100 बुद्धि ने अनुमान लगाया कि उस घोड़ी पर 2 लोग सवार होंगे, जो एक स्त्री होगी और दूसरा पुरुष। फिर महाराज, मैंने अनुमान लगाया कि घोड़ी पर जो स्त्री सवार है वह इस समय गर्भवती है। हे महाराज, आज इसी बात का पता लगाने के लिए कि हम लोगों का अनुमान कितना सही है, इसीलिए हम चारों भाई उस घोड़ी का पीछा करते हुए आपके राज्य में आ पहुँचे हैं। अरे वाह भाई वाह, मेरी तो उत्सुकता और भी ज़्यादा बढ़ गई है। मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुम लोगों की बुद्धिमानी और अनुमान वास्तव में सही है या फिर गलत है। सैनिक, जाओ और घोड़ी वाले व्यक्ति को दरबार में तुरंत लेकर आओ। राजा का आदेश पाकर सैनिक घोड़ी वाले को जाकर बुलाकर ले आए। फिर राजा ने उस घोड़ी वाले से पूछा, क्यों श्रीमान जी, आप कहाँ से आ रहे हो और आपके साथ कौन है? युवक बोला, महाराज, मैं तो अपनी ससुराल गया था और वहाँ से मैं अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर घर जा रहा था। एक बात बताओ श्रीमान, क्या तुम्हारी घोड़ी एक आंख से अंधी है? महाराज, मेरी घोड़ी एक आंख से अंधी है। ठीक है श्रीमान, आप यहाँ से जा सकते हो। फिर वह घोड़ी वाला व्यक्ति वहाँ से चला गया और राजा चारों भाइयों से पूछने लगा, तुम लोग यह बताओ कि तुम लोगों को यह कैसे पता चला कि वह घोड़ा नहीं बल्कि घोड़ी है और वह घोड़ी एक आंख से अंधी है एवं उसमें 2 लोग बैठे हुए हैं, जिनमें एक स्त्री और एक पुरुष है? और यह भी बताओ कि कैसे अनुमान लगाया कि जो उस घोड़ी में स्त्री बैठी हुई है वह गर्भवती है? राजा के पूछने पर एक बुद्धि ने कहा, महाराज, जब मैंने घोड़ी के पैरों के निशान को देखा तब वहाँ पर घोड़ी ने मूत्र त्याग किया था। मैं उसके गंध से ही पहचान गया कि वह नर नहीं बल्कि मादा है। फिर 10 बुद्धि ने कहा, महाराज, मेरा नाम 10 बुद्धि है और वह घोड़ी जिस ओर से आई है वहाँ के वृक्षों पौधों की पत्तियों को उसने दाएं तरफ ज़्यादा खाया था, इसीलिए मैंने अनुमान लगाया कि वह एक आंख से अंधी है। फिर 100 बुद्धि कहने लगा, महाराज, वह दोनों स्त्री पुरुष जुगल युक्त जमीन पर घोड़ी से उतरे थे, जिनमें 4 इंसानी पैरों के निशान थे, जिनमें 2 पैरों के निशान पुरुष के जैसे लग रहे थे और 2 पैरों के निशान स्त्री के जैसे थे। फिर 1000 बुद्धि ने कहा, महाराज, वह जोड़ी पैर धूल में धसे हुए थे।
जिनमें स्त्री के पैर पुरुष की तुलना में धूल में ज्यादा धंसा हुआ था। इसीलिए मैंने अनुमान लगाया कि स्त्री गर्भवती है और उसका भार अधिक है। महाराज ने कहा, अच्छा, तो मैं तो बहुत ज्यादा आश्चर्य में हूँ कि तुम लोग वास्तव में बहुत ही बुद्धिमान हो। अच्छा, एक बात बताओ, इसके अलावा तुम लोगों में और भी चीजों का परीक्षण करने की शक्ति है? राजा की बात को सुनकर एक बुद्धि बोला, महाराज, मैं जिस स्थान पर बैठ जाता हूँ तो फिर किसी की मजाल नहीं है कि मुझे वहाँ से उठा दे। फिर दस बुद्धि ने कहा, महाराज, चाहे जैसा भी भोजन हो, मुझे भोजन की पहचान करने की कला बहुत अच्छे से आती है। मैं किसी भी भोजन को देखकर बता सकता हूँ कि वह भोजन कहाँ से आया हुआ है और उसे किसने पकाया है और उस भोजन में कौन से गुण हैं। फिर सौ बुद्धि ने कहा, महाराज, मुझ में यह विशेषता है कि मैं किसी भी बिस्तर की पहचान बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। मैं किसी भी बिस्तर को देखकर यह बता सकता हूँ कि उसके अंदर क्या कमी है और क्या विशेषता है। फिर हजार बुद्धि ने कहा, महाराज, मैं किसी भी नाराज व्यक्ति को कुछ ही मिनटों में मना सकता हूँ। मुझ में यही विशेषता है। चारों भाइयों की बातें सुनने के बाद राजा ने उन चारों भाइयों की परीक्षा लेने की योजना बनाई। फिर समय बीता। एक दिन एक कमरे में एक रजाई बिछाई गई और उसमें एक बुद्धि को बैठा दिया गया। फिर राजा ने कहा, एक बुद्धि, तुम कहते थे ना कि तुम जहाँ बैठ जाते हो वहाँ से तुम्हें उठाना किसी के बस में नहीं है। तो ठीक है, अब मेरा आदेश है कि तुम बिना उठे ही इस रजाई को अपने से दूर कर दो। राजा का आदेश पाकर एक बुद्धि हिला तक नहीं और रजाई को अपने आप से दूर कर दिया। राजा यह देखकर चौंक गया। अब बारी थी 10 बुद्धि की। फिर राजा ने 10 बुद्धि को भोजन दिया। फिर राजा ने 10 बुद्धि से पूछा, 10 बुद्धि, तुम बताओ कि भोजन में क्या विशेषता थी? महाराज, माफ करिएगा, भोजन तो बहुत अच्छा था, लेकिन दाल में गोमूत्र की गंध आ रही थी। 10 बुद्धि के ऐसा कहने पर राजा ने रसोइयों को बुलाया और फिर उससे पूछा, रसोइये, बिल्कुल सही सही बताओ कि दाल में गोमूत्र की गंध क्यों आ रही थी? रसोइया बोला, महाराज, दाल के बोरे को लेकर जब मैं आ रहा था तभी रास्ते में बरसात होने लगी थी। तब मैं बरसात से बचने के लिए गौशाला में उस बोरे को ले चलकर पहुंच गया था। फिर एक गाय के गोमूत्र के कुछ छींटे दाल के बोरों में गिर गए थे। लेकिन महाराज, मैंने तो दाल को अच्छे से धुला था और साफ भी करके उसे पकाया था। यह सुनकर राजा बड़ा आश्चर्य में था। फिर राजा ने रात के समय एक मखमल के बिस्तर के अंदर एक बिल्ली का बाल डलवा दिया और उस मखमल के बिस्तर में 100 बुद्धि को सोने के लिए कहा गया। राजा का आदेश पाकर 100 बुद्धि उसी मखमल के बिस्तर में सो गया। फिर रात बीती और जब सुबह हुई तो अगले दिन सुबह ही राजा ने 100 बुद्धि से पूछा, क्यों 100 बुद्धि, मखमल के बिस्तर में तो तुम्हें नींद अच्छी आई होगी ना? महाराज, बुरा मत मानिए, लेकिन मुझे बिल्ली का एक बाल सारी रात चुभता रहा, इसीलिए मुझे अच्छे से नींद नहीं आई। राजा यह सुनकर सन्न हो गया। फिर राजा ने कहा, अद्भुत हो तुम, बहुत ही अद्भुत हो तुम, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। फिर राजा हजार बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सोचने लगा और वह रानी के पास पहुँचा और रानी से कहने लगा, हे प्रिय, मुझे हजार बुद्धि की परीक्षा लेनी है, इसीलिए तुम नाराज होकर बगीचे में चली जाओ और हजार बुद्धि के मनाने से भी तुम मत मानना। देखता हूँ कि हजार बुद्धि क्या करता है। ठीक है महाराज, मैं ऐसा ही करती हूँ। फिर रानी नाराज होकर बगीचे में चली गई। इधर राजा हजार बुद्धि से कहने लगा, हे हजार बुद्धि, मेरी प्रिय रानी,
किसी कारण बस मुझसे नाराज हो गई हैं, लेकिन मुझे उनकी कोई भी चिंता नहीं है क्योंकि मेरे पास तुम हो। तुम तो कहते थे ना कि कोई भी अगर नाराज हो जाए तो तुम उसे तुरंत ही मना लेते हो, इसीलिए जाओ और रानी को मना कर ले आओ। वह अभी बगीचे में है। राजा की बात को सुनकर हजार बुद्धि ने कहा, ठीक है महाराज, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त हजार बुद्धि? वह यह शर्त है कि आपको मेरे साथ रानी जी के पास चलना पड़ेगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी चलता हूँ तुम्हारे साथ। फिर राजा और हजार बुद्धि रानी के पास बगीचे में पहुँच गए। हजार बुद्धि रानी को मनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन रानी मानने को तैयार न थी। फिर हजार बुद्धि रानी से कहने लगा, हे महारानी, अगर आप महाराज से सच्चे दिल से प्रेम करती होंगी तो जरूर आप अपनी नाराजी दूर करेंगी। आपको महाराज की कसम है। हजार बुद्धि ने सीधा राजा साहब का कसम ही दे डाला। अब रानी करती भी तो क्या करती, अगर रानी ना माने तो कसम और प्रेम की बात आड़े आ रही थी। अब रानी सोच में पड़ गई। अब तो इसने मेरे प्रेम को भी सामने रख दिया और महाराज के कसम को भी दे दिया। रानी तुरंत मान गई और कहने लगी, मेरा प्रेम इतना भी कमजोर नहीं है कि मेरी नाराजगी खत्म ना हो। राजा उन चारों भाइयों के बुद्धिमानी को देखकर बड़ा ही खुश हुआ और उन चारों भाइयों को अपने दरबार का मुख्य सलाहकार बनाया। वह चारों भाई समय समय पर राजा को उचित सलाह देकर परेशानी से निकालते रहे। कहा भी जाता है कि बुद्धि सबसे बड़ी शक्ति है। जिसके पास ज्ञान है, बुद्धिमता है, वह कभी भी भूखा नहीं मर सकता है। वह चाहे देश में हो या फिर विदेश में हो, अपने बुद्धि के बल पर वह धन कमाकर अपना जीवन अच्छे से निर्वाह कर सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति हर जगह सम्मान का पात्र होता है और हर जगह पूजा जाता है। जहाँ बल काम नहीं आता वहाँ पर बुद्धि काम आती है। इसीलिए ज्ञान कहीं से भी मिले उसे सदैव सीखते रहना चाहिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है।